चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। अब इस मौके पर आज केजरीवाल पार्टी दफ्तर जाकर देश को संबोधित भी करेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद अब देश में बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत ये तमाम राष्ट्रीय दल हैं। वहीं आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय दल का दर्जा अब वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग ने एक आदेश में उत्तर प्रदेश में आरएलडी, आंध्र प्रदेश में बीआरएस, मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। आयोग ने कहा कि राकांपा और तृणमूल कांग्रेस को हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर नागालैंड और मेघालय में राज्य स्तर के दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है। टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आपको बता दें कि इसी को लेकर अब ट्वीट भी किया अरविंद केजरीवाल ने और कहा कि इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि आज लोगों ने हमें ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। हमें आशीर्वाद दो प्रभु कि हम ये जिम्मेदारी अच्छे से पूरी कर सकें। अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है, साथ ही अपने समर्थकों का उन्होंने धन्यवाद किया है। आज पार्टी में कार्यक्रम होगा जिसमें अरविंद केजरीवाल लोगों को संबोधित करने वाले हैं। उधर चीन की चुनौती से निपटने के लिए अब मोदी सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती अरुणाचल प्रदेश में जाकर इस योजना को लॉन्च किया। अमित शाह की इस यात्रा पर चीन ने कड़ा विरोध भी जताया है। आपको बता दें कि अमित शाह ने इस दौरान जवानों की हौसला अफजाई भी की है। उधर मुंबई मेट्रो ने प्रॉपर्टी की मांग बढ़ाई है। दरअसल मेट्रो कनेक्टिविटी से प्रॉपर्टी बाजार अब गर्म है। मेट्रो लाइन के आसपास जितने भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी डिमांड अब बढ़ गई है। पश्चिमी उपनगर में यहां पर सबसे ज्यादा जिस किलोमीटर एरिया में मेट्रो है वहां पर प्रॉपर्टी बढ़ी है, प्रॉपर्टी की मांग यहां पर बढ़ी है। जिस भी एरिया में मेट्रो लाइन बिछ रही है वहां पर मुंबई की सूरत में पहले से ही सिर्फ कुछ ही इलाकों में डिमांड ज्यादा थी, लेकिन अब जब मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ी है तो मांग भी बढ़ी है। दहिसर से अंधेरी तक मेट्रो की नई लाइन इस साल की शुरुआत में ही चल पड़ी। 18.5 किलोमीटर की दूरी का वक्त मेट्रो ने 75% तक कम कर दिया। इसका असर प्रॉपर्टी बाजार पर दिख रहा है। हाल ही में किए गए नाइट फ्रैंक इंडिया के विश्लेषण के आंकड़ों के अनुसार ज्यादातर संपत्ति रजिस्ट्रेशन पश्चिमी उपनगर के लिए थे, जिसकी मार्च 2023 में प्रॉपर्टी बाजार में हिस्सेदारी 62% रही। 5 करोड़ से कम की ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्हीं इलाके में बिकी। मध्य और पश्चिमी उपनगर के प्रॉपर्टी बाजार में हाल के महीनों में मांग मजबूत हुई है। ये जगह या तो पहले से ही मेट्रो से जुड़ी हैं या फिर जल्द ही मेट्रो नेटवर्क के माध्यम से जुड़ेंगी। 2 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अभी इस शहर में हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजह से इन कंज्यूमर्स को मौका मिलेगा कि वो सबर्बन पेरिफेरल लोकेशंस पे जहाँ पे रिलेटिवली कम भाव है प्रॉपर्टी के, वहाँ पे भी रुझान कर सकें। रियल एस्टेट जानकारों की माने तो मेट्रो की नई लाइन शुरू होने से आसपास के इलाकों में मांग इस तरह से बढ़ी है कि 25% रेट में इजाफा दिख रहा है। अब लोग स्पेसिफिकली सामने से आके बोलते हैं 20 से 25 तक का हैज बीन एन इंप्रूवमेंट इन द प्राइसिंग एंड ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द पीपल सामने से हम लोग आके बोलते हैं कि हम लोग को मेट्रो स्टेशन के बाजू में चाहिए। पूछते हैं कि इधर से मेट्रो स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस कितना है, 10 मिनट है, 15 मिनट है,
और हम लोग भी स्पेसिफिकली वो इंफॉर्मेशन रेडी रखते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जो मुंबई रियल एस्टेट का जो एक्सपेंशन होगा वो पूरा एक्सपेंशन होगा और जो रेट्स होंगे वो सब तरह से बढ़ेंगे। मुंबई शहर में फिलहाल 11,125 कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं। शहर में जहां भी आप नजर डालेंगे या तो निर्माण कार्य चल रहा है या सड़क की खुदाई चल रही है। इससे मुंबईकरों को यातायात की समस्या या सेहत की समस्या तो आ रही है, लेकिन आने वाले 5 सालों में मुंबई की सूरत पूरी तरह से बदल चुकी होगी। अब तक जिन इलाकों में कनेक्टिविटी की समस्या की वजह से प्रॉपर्टी बाजार ठंडा नजर आता था, बीते कुछ महीनों में उन इलाकों में जबरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ प्रवीण जी रोहित और पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी ताजा एनुअल रिटेल डेटा रिपोर्ट में कहा है कि 2022-23 के दौरान दोपहिया गाड़ियों की बिक्री पिछले 7 साल में सबसे कम दर्ज की गई है। एफईडीए के मुताबिक दोपहिया सेगमेंट कोरोना के असर से रिकवर नहीं हो पाया है और 2019 के मुकाबले 2022-23 के दौरान दोपहिया गाड़ियों की बिक्री 17% कम रही है। देश में यात्री गाड़ियों की बिक्री जब तेजी से बढ़ रही है तो दोपहिया गाड़ियों की बिक्री क्यों घट गई? 2022-23 के दौरान देश में दोपहिया गाड़ियों की बिक्री बीते 7 साल में सबसे कम रही। एनडीटीवी से बातचीत में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा के चेयरमैन मनीष राज सिंघानिया ने फाडा के सालाना आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बात कही। पोस्ट कोविड के डेटा से अपन कंपेयर करते हैं 2019 से, तो आज भी 17% डाउन चल रही है टू व्हीलर के रिटेल। ऑटोमोबाइल डीलर दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट की कई वजहें गिना रहे हैं। BS4 की जगह BS6 के आने से एंट्री लेवल की दोपहिया गाड़ियों की कीमत 38 से 40 हजार रुपए के स्तर से बढ़कर 60 हजार रुपए तक पहुंच गई है। ऑटो लोन महंगा हो गया है। रेपो रेट बढ़ने से ऑटो लोन पर ब्याज दर बढ़ गई है, जिसके कारण EMI बढ़ गई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में जो ताज़ा सरकार ने आंकड़े जारी किए उसमें यह दिखाया गया कि फरवरी में जो महंगाई दर थी ग्रामीण इलाकों में शहरों से ज़्यादा थी, 6.72% महंगाई। तो आपको लगता है कि ये महंगाई की वजह से भी सेल्स पर असर पड़ा, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में? हाँ, डेफिनेटली ग्रामीण इलाकों में और साथ ही साथ एंट्री लेवल जो सेगमेंट रहता है उनके लिए ये सब आंकड़े बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उसको एक महीने का बजट रहता है, उस बजट के तहत जो है अपना घर चलाना रहता है। और ये महंगाई जो है और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है एंट्री लेवल, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे पैसेंजर कार हो, दोनों को उनकी रिटेल्स में अफेक्ट करता है। दोनों सेगमेंट इसीलिए लगातार गिरते जा रहे हैं। ऑटोमोबाइल डीलर्स के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में कई राज्यों में जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है उसकी वजह से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस बढ़ा है और इसका असर ग्रामीण इलाकों में दोपहिया गाड़ियों की बिक्री पर भी पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में ब्याज दरों में लगातार हुई बढ़ोतरी से भी निम्न मध्यम वर्ग की जेब ढीली हुई है और उसके पास खरीद की गुंजाइश घटी है। इसमें जब तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होंगे ना जी, क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। अब ये पिछले 3-4 महीने में 2-3% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, तो जब तक ये कम नहीं होते तब तक ये ट्रेंड ऐसा ही रहेगा। और दूसरा, जब तक महंगाई भी बहुत चल रही है तो लोगों के पास कुछ भी नया खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। जाहिर है कोरोना संकट के दौरान दोपहिया गाड़ियों की बिक्री में जो मंदी आई थी उसके असर से ऑटोमोबाइल सेक्टर अब भी उबर नहीं पाया है। गुड़गांव और दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बात कर लेते हैं कोरोना केसेस के। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 5,880 नए कोरोना केस आए हैं, जबकि 10 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। अब एक्टिव केसेस 35,199 हैं। वहीं रोजाना संक्रमण दर बढ़कर अब 6.91% हो गई है। 24 घंटे के दौरान देश भर में 3,481 कोरोना मरीज हालांकि ठीक भी हुए हैं। बात अगर महाराष्ट्र की करें, यहां पर 24 घंटे में कोरोना के 328 से ज्यादा केस मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। एक्टिव मामलों की कुल संख्या 4,667 हो गई है। मुंबई में 24 घंटे में 95 नए केस सामने आए हैं। फिलहाल मुंबई में अब कोरोना के 102 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और एक्टिव मामलों की संख्या यहां 1,454 है।
दिल्ली की बात करें, 24 घंटे में 484 नए केस सामने आए हैं, जबकि 603 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल यहां सबसे चिंता वाली बात यह है कि संक्रमण दर जो है अब 26% को पार कर गई है और सक्रिय कोरोना मामले 2338 हो चले। और पिछले कुछ दिनों का डेटा देख लेते हैं। 1 अप्रैल को 2993 नए केस सामने आए थे। 2 अप्रैल को ये मामले बढ़कर 3823 पहुंचे। 3 अप्रैल को 3641 केस सामने आए। 4 अप्रैल को कोरोना के 3038 नए मामले मिले थे। 5 अप्रैल को ये मामले 4000 का आंकड़ा पार कर गए। 4435 केस सामने आए। 6 अप्रैल को 5335 और 7 अप्रैल को 6050 नए कोरोना केस सामने आए थे। 8 अप्रैल को 6155 केस, 9 अप्रैल को 5357 और 10 अप्रैल को 5880 नए कोरोना केसेस सामने आए। बढ़ते कोरोना के मामलों पर केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कल से 2 दिन के लिए देश के तमाम अस्पतालों में इसको लेकर मॉक ड्रिल चल रही है। इस दौरान ये देखा जा रहा है कि अस्पताल कोरोना को लेकर कितने तैयार हैं। बढ़ते मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता जरूरी है और केंद्र हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना के बढ़ते रोग के बीच अस्पताल कितने तैयार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का दौरा किया और इसका जायजा लिया। आशंकाओं के बीच की ये तैयारी है। मरीजों को दाखिले की जरूरत पड़ी तो व्यवस्था कितनी दुरुस्त। मंत्री जी से, पीएमओ से, हर जगह से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो मॉक ड्रिल में वो सभी कुछ होगा कि मतलब कैसे, कहाँ टेस्टिंग होती है, कहाँ पेशेंट्स हमारे एडमिट होंगे, सीरियस पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें। देश भर के अलग अलग अस्पतालों से मॉक ड्रिल की तस्वीर आई। दिल्ली का लेडी हार्डिंग हो या भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना, झज्जर, चेन्नई के अस्पताल, हर जगह अपनी तैयारी दुरुस्त रखने की कवायद चलती रही। वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस है, 2-3 वेव्स हमने झेल ली हैं और हमारी सारी प्रेपरेशन रेडी थी, क्योंकि हमने इसको कोविड एरिया को सारा कन्वर्ट कर दिया था रूटीन वार्ड के लिए या रूटीन सर्विसेज के लिए। तो हमने दोबारा से रीएक्टिवेट किया है। एट प्रेजेंट वी हैड 30 बेड और उसके अंदर हमारा 6 बेड आईसीयू है, 4 बेड एचडीयू है और बाकी वार्ड में है। मॉक ड्रिल कल भी चलेगी। राज्यों से पूरी तरह से इसको अमल लाने की अपील केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। मामले बढ़ रहे हैं पर मंत्रालय ने साफ किया है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। एहतियातन किसी भी आशंका से निपटने की ये तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।